एक तरफ जब संसद के चालू वर्षाकालीन सत्र में स्थापित सभी लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की इस सबसे बड़ी पंचायत के भीतर अपने जायज़ अधिकारों को लेकर आपस में ही उलझ रहे हैं, तो ऐसे समय में देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन ने भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और पवित्रता को सर्वोच्च रखते हुए पूरी संसदीय प्रणाली को आईना दिखाने का काम करते हुए खुद को आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कृष्णा नदी जल बंटवारे के मुकदमे की सुनवाई करने वाली पीठ से यह कहते हुए अलग कर लिया है कि वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों के हैं, अतः वह इस मामले की सुनवाई से अलग होते हैं और मुकदमा दूसरी पीठ के सुपुर्द करते हैं। हकीकत यह है कि श्री रमन की 2 सदस्यीय पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को सलाह दी थी कि वे इस विवाद का हल मध्यस्थता के माध्यम से निकाल लें, मगर आंध्र प्रदेश ने न्यायालय की सलाह नहीं मानी और बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आंध्र सरकार चाहती है कि इसका हल न्यायालय के फैसले से ही निकले, तो न्यायमूर्ति रमन ने इस मुकदमे से स्वयं को अलग करने की घोषणा कर दी। देखने में यह बहुत तकनीकी और सामान्य सी घटना साधारण मानस को लग सकती है, मगर इसके अर्थ बहुत गंभीर हैं और भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के समक्ष नज़ीर पेश करने वाले हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि श्री रमन मूलतः अब आंध्र प्रदेश के हैं और 2014 से पहले तेलंगाना भी आंध्र का ही हिस्सा था। कृष्णा नदी के जल पर दोनों ही राज्य सिंचाई व पेयजल के लिए निर्भर करते हैं। श्री रमन इस मुकदमे की सुनवाई करते और फिर जिस भी फैसले पर पहुंचते, उसे लेकर दोनों राज्य संशय का वातावरण बनाने की हिमाकत तक कर सकते थे। आंध्र प्रदेश की अपील यह है कि तेलंगाना उसे उसके हिस्से का जल नहीं दे रहा है, अतः बात समझ में आती है कि न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठे श्री रमन ने इस मामले से स्वयं को क्यों अलग रखा। इससे संसद में बैठे उन सदस्यों को सीख लेनी चाहिए जो देश के सर्वोच्च सदन में बैठकर अब अपने हितों को सर्वोच्च संरक्षण देते हैं। लोकतंत्र का यह नियम होता है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों का हितों का टकराव किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। नेहरू काल तक इस अलिखित नियम का मर्यादा का सभी सांसद अक्षरशः पालन किया करते थे, मगर इसके बाद हवा कुछ इस तरह चली कि राजनीतिज्ञों का पहला काम अपने हित ही साधना बनता चला गया और इसमें भी निजी स्वार्थ सबसे ऊपर आते गए। राज्यसभा और लोकसभा तक में विभिन्न उद्योगों के मालिक चुन कर आते रहे हैं। इसी परंपरा के तहत यह नियम भी था कि जिस सांसद का किसी विशेष उद्योग में हित होगा, वह उससे जुड़ा प्रश्न संसद में नहीं पूछेगा, मगर धीरे धीरे यह परंपरा टूटती चली गई और इस सदी के शुरुआती वर्षों में तो राज्यसभा की हालत ऐसी हो गई थी कि इसमें हर प्रमुख उद्योग से जुड़ा उद्योगपति सदन में मौजूद था, चाहे वह के बिड़ला हो या ललित सूरी या वीडियोकॉन कंपनी के मालिक धूत या शराब किंग कहे जाने वाले विजय माल्या या जूट व बिजली वितरण कंपनी के रमा प्रसाद गोयंका
या बजाज समूह के राहुल बजाज। इस दौरान हितों के टकराव की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। हालांकि बजाज समूह के श्री बजाज व रमा प्रसाद गोयनका ने कभी नियमों का उल्लंघन नहीं किया और संसद व लोकतंत्र की मर्यादा को सर्वोपरि रखा। मगर हम उस दौर में चल रहे हैं जिसमें मंत्री तक हितों का टकराव न होने की पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण तब सामने आया था जब बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में सीबीआई द्वारा अभियुक्त चार्जशीट बनाए गए भाजपा नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था। तब विपक्ष की ओर से इस पर गहरी आपत्ति जताई गई थी और उस समय संसद में यह जवाब दिया गया था कि राम मंदिर आंदोलन और सामान्य अपराध में फ़र्क करके इस मामले को देखा जाना चाहिए। मगर कानून इस बारे में किसी फ़र्क को नहीं मानता है और अपराध पर एक जैसी ही धारा लगाता है। सवाल यह है, न्यायमूर्ति रमन जो संदेश देश को देना चाहते थे वह बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से दे दिया है और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को पैगाम दिया है कि उन्हें लोकतंत्र की शुचिता व्यक्तिगत स्तर से ही कायम रखनी चाहिए। राजनीतिज्ञ इससे कुछ सीख लेंगे इसमें संदेह है, क्योंकि 21वीं सदी की आज की राजनीति धन, बल, बाहुबल और छल की चाकर जैसी बनकर रह गई है। इसी वजह से भारत की न्यायपालिका आम आदमी में लगातार यह विश्वास जगाती रहती है कि भारत का उद्घोष मंत्र सत्यमेव जयते ही रहेगा।